Good morning students, I welcome you all to this class and in this class हम लोग क्लास 9th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक का नाम है फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में खेती, पालमपुर की खेती। ओके, इससे पहले हम लोगों ने पालमपुर की स्टोरी के बारे में 2 वीडियोस को देख चुके हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इन पालमपुर हम लोग देखे थे। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में सबसे पहला हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। दूसरे वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को देखा था और ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग फार्मिंग इन पालमपुर देखेंगे, किस तरह से फार्मिंग पालमपुर में होती है। सो माय डियर स्टूडेंट, विदाउट टेकिंग टू मच टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। चलिए, फार्मिंग इन पालमपुर में हम लोग देखेंगे कि फार्मिंग क्या होता है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि एक रिजेंबल्ड, एक एज्यूम्ड विलेज है पालमपुर और वहाँ की फार्मिंग के बारे में हम लोग देख रहे हैं। फार्मिंग के लिए क्या क्या आवश्यक होती है और फार्मिंग हमारे इकोनॉमिक को कैसे हेल्प करता है। लैंड इज फिक्स्ड, पहला हम लोग देख रहे हैं लैंड इज फिक्स्ड। हम फार्मिंग कहाँ करते हैं? देखिए, हमने बताया कि चूंकि फार्मिंग क्या है, फार्मिंग से भी हमको कुछ प्रोडक्शन प्राप्त होता है। वी गेट सम प्रोडक्शन, सम टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन बाय फार्मिंग। तो जिस चीज़ से भी हमें प्रोडक्शन प्राप्त होता है वो एक सोर्स होता है। उस सोर्स के लिए भी हमें रिसोर्स चाहिए, प्रोडक्शन के लिए हमें रिसोर्स चाहिए होता है। तो एक लैंड जो है वो एक फिक्स्ड रिसोर्स है, चूँकि एक रिसोर्स है जिस पे हम क्या करेंगे, खेती करेंगे। चूँकि हम हवा में खेती करेंगे नहीं, हम खेती करेंगे तो उसके लिए एक बेसिक चीज़ जो चाहिए, सबसे पहला चीज़ वो चाहिए लैंड। और लैंड कैसा होता है? फिक्स होता है। लैंड आपका बढ़ता नहीं है, वो लिमिटेड है, वो फिक्स्ड है। तो लैंड इज फिक्स्ड। देखेंगे इसमें कि फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर जो गांव है, जो विलेज है, उसका प्रमुख क्रियाकलाप क्या है? प्रोडक्शन है। उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? फार्मिंग है। मुख्य व्यवसाय क्या है? फार्मिंग है। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। अपने जीवन अर्पण के लिए पालमपुर के जो लोग हैं उसमें से लगभग 75% लोग खेती पे अर्थात फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, किसानी पे निर्भर है, कृषि पे निर्भर है। ओके, सो दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। देखिए, वो या तो फार्मर हो सकते हैं, जो 75% पॉपुलेशन देख रहे हैं पालमपुर का, हम बता रहे हैं कि वो फार्मिंग पे डिपेंड है। वो या तो फार्मर्स हो सकते हैं या हो सकते हैं क्या, फार्म लेबरर्स। फार्मर्स हो सकते हैं, फार्म लेबरर्स हो सकते हैं। फार्मर्स का मतलब वन हु हैज़ एकर्स ऑफ लैंड, मेनी एकर्स ऑफ लैंड ऑन विच ही डज एग्रीकल्चर। जहाँ वो खेती करता है उसके पास एकर्स ऑफ लैंड होते हैं, वो किसान कहलाता है। तो किसान एक वो भी डिपेंडेंट है अपने लिवलीहुड पे, फार्मिंग पे। फार्म लेबरर्स मतलब उस किसानी अर्थात वो खेती, एग्रीकल्चर में जितने सारे काम होते हैं और उसमें जो मैन पावर चाहिए होता है, जो मैन एज ए रिसोर्स, ह्यूमन एज ए रिसोर्स उसमें चाहिए होता है। तो जितने ह्यूमन वहाँ लेबरर के तौर पे काम करते हैं वो भी तो डिपेंडेंट फार्मिंग पे ही हो गए। क्योंकि फार्मिंग हो रहा है तभी तो उनको काम मिल रहे हैं, तो वो भी क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए फार्मिंग पे। ओके, तो फार्मर्स और फार्म लेबरर्स 75% जो हम पॉपुलेशन देख रहे हैं वहाँ की, वो फार्मिंग पे डिपेंड है। कुछ जो फार्मर के तौर पे है, कुछ फार्म लेबरर्स के तौर पे है।
They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production on the farms. उनका जो है वेल बीइंग, उनकी अच्छाई डिपेंड करता है, मतलब उनका जो भाग्य है कहिए वो डिपेंड करता है फार्मिंग पे, अर्थात उस खेती कैसा हो रहा है, उसका प्रोडक्शन कैसा हो रहा है। प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन अच्छा है तो बाकी लोग अच्छे होंगे जो उस पर डिपेंडेंट है। अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है तो स्थिति अच्छी नहीं होगी। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक constraint in raising farm production. Land area under cultivation is particularly fixed since 1916 पालमपुर। कहा जा रहा है कि 1960 ईस्वी से देखा जाए, 1960 ईस्वी से लैंड जो है पालमपुर में वो कैसा है, फिक्स्ड है। मतलब जितने दूर में कृषि हो रही थी 1960 में उतना ही जो है अभी भी हो रहा है। There has been no expansion in land area under cultivation. ये लैंड एरिया जो है वो 1960 में जितना हुआ उससे एक्सपैंड नहीं किया गया, उसका एक्सपेंशन नहीं हुआ, उससे ज़्यादा लैंड एरिया खेती करने के लिए नहीं हुआ, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ा है। ऑब्वियसली बात है कि 1960 से लेकर के 2020 की बात करें, 2019 की बात करें तो अप्रॉक्स 60 ईयर्स हो जा रहे हैं। इन 60 ईयर्स में पॉपुलेशन बहुत सारे बड़े होंगे, परंतु लैंड का एरिया तो नहीं बढ़ा। लैंड का एरिया नहीं बढ़ा तो फिर प्रोडक्शन देखते हैं कैसे मैनेजेबल हुआ होगा कि बाकी जनसंख्या भी सेटिस्फाइड हो सके। By then, some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. देखिए 1960 से पहले कम थी, लैंड फॉर कल्टीवेशन कम था, लेकिन 1960 में कुछ और लैंड को जो है जो डिजर्टेड थे या फिर जहाँ पे कृषि नहीं होती थी उस जगह को भी कृषि करने योग्य, कल्टीवेबल का मतलब उसको कल्टीवेट करने योग्य बनाया गया और उस पर उपज करने योग्य बनाया गया, उसमें उपज किया जाने लगा 1960 तक, इसके बाद नहीं। Is there a way one can grow? Is there a way one can grow more from the same land? क्या कोई तरीका है कि एक ही लैंड से, एक ही भूमि से एक से अधिक उपज किया जा सके? जी बिल्कुल कोई तरीका है। In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। देखिए ये जो हमने इमेजिन किया कि ये जो पालमपुर एक विलेज है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कौन से पार्ट में है, तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी भाग में है। all land is cultivated in पालमपुर। पालमपुर के सभी खेत कल्टीवेट किए जाते हैं। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, मतलब कोई भी लैंड जो पीस ऑफ लैंड है उसको खाली नहीं छोड़ा जाता। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम में, जिसको हम खरीफ मौसम भी कहते हैं, फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। किसान जो है ज्वार और बाजरा की खेती करते हैं, वो उपज करते हैं ज्वार और बाजरा की। किस सीजन में, रेनी सीजन में। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। ये जो है कैटल फीड के रूप में यूज़ होते हैं। कैटल फीड के रूप में यूज़ होते हैं मतलब क्या, ये मवेशियों के भोजन के रूप में यूज़ होते हैं। मवेशियों को खिलाने के लिए इस फसल को उगाया जाता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। इसके तुरंत बाद अक्टूबर और नवंबर के बीच पोटैटो अर्थात आलू को बोया जाता है। इन द विंटर सीजन रबी, विंटर सीजन मतलब ठंड के मौसम में, फील्ड्स आर सोन विद वीट। रबी फसल के तौर पे हम गेहूँ को उगाते हैं, मतलब गेहूँ उगाया जाता है। कहाँ पे, पालमपुर में। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड
Farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. From the wheat produced, जो गेहूं की उत्पत्ति होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन जो होता है उसका, गेहूं का, फॉर द फैमिलीज कंजप्शन, उसको बचाया जाता है। फार्मर्स कीप इनफ व्हीट, पर्याप्त जितना चाहिए उतना वो गेहूं रख लेते हैं। किस लिए? वो अपने परिवार को खिलाने के लिए रख लेते हैं। एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट रायगंज, और बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं, मतलब इनको पता है कि एक साल में हम लोग इतना गेहूं खाएंगे, उसके बाद जो बचता है उसको वो रानीगंज एक बाज़ार है वहाँ का, जो एज्यूम्ड मार्केट है, जो कल्पना किया हुआ काल्पनिक बाज़ार है, उसमें बेचा जाता है। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। एक हिस्सा जो है किसका? ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया, खेत का एक हिस्सा इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन के लिए छोड़ा गया है। और विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, साल में एक बार उसकी कटाई होती है, पूरे साल में एक बार होता है शुगर केन। उसको काटे और फिर उसमें शुगर केन ही बोई जाती है। 2 या 3 फसल उस खेत में एक साल में नहीं बोए जाते, सिर्फ शुगर केन के लिए ही उसको रखा गया है। In its raw form or as jaggery is sold to traders in Sampur. सामपुर एक बाज़ार है, वहाँ पे ईख को बेचा जाता है, शुगर केन को बेचा जाता है। The main reason why farmers are able to grow their 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation. ये कारण आप जान लीजिए कि क्यों वहाँ के किसान एक साल में 3 फसल उगाने के लायक है। तो इसका कारण ये है कि पालमपुर जो गांव है इज़ वेल डेवलप्ड, वो पूर्ण विकसित है। सिस्टम ऑफ इरिगेशन किस संदर्भ में? उसकी जो सिंचाई साधन है वो पर्याप्त है, वेल डेवलप्ड है। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, बहुत पहले बिजली का कनेक्शन मिला हुआ है किसको? पालमपुर। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज from the system of irrigation were till then used by farmers to draw water wells and irrigate small का इस्तेमाल, वेल्स का इस्तेमाल, कुएं का इस्तेमाल किया जाता था सिंचाई करने के लिए पहले। लेकिन अब क्या हो चुका है, वहाँ पालमपुर में बहुत अच्छे से बिजली की स्थिति है, सिंचाई का साधन बहुत अच्छा है, बिजली से चलाए जाने वाले मशीन्स बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं। इस वजह से किसान वहाँ के एक साल में 3 तरह की फसल, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छे होने के वजह से पालमपुर के लोग जो है वो एक साल में 3 तरह की फसल उगाने में समर्थ है। दे कैन गेट 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स even in a single year due to the well availability of the irrigation. Okay, people saw that the electric run tube wells could irrigate such large areas of land more effectively. The first few tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. As a result, by mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. जब लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि जब ये ट्यूबवेल्स जो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन का मतलब बोर्डिंग, जो हम देखते हैं कि किसान उसका इस्तेमाल करके और खेतों की सिंचाई करता है, इससे अच्छा परिणाम मिलने लगा। तो कुछ ट्यूबवेल्स का इंस्टॉलेशन गवर्नमेंट के द्वारा की गई, उसके बाद बहुत सारे किसान प्राइवेट तरीके से, वो मतलब निजी तरीके से वो ट्यूबवेल्स को इंस्टॉल करने लगे। तो 1970 यानी 80 के दशक में परिणाम इसका बहुत अच्छा दिखने लगा।
To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. देखिए, here would be a question, what do you mean by multiple cropping? Multiple cropping से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है कि to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. एक ही भूमि पे एक साल में 3 तरह का फसल उगाना ही मल्टी क्रॉपिंग कहलाता है. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. लगभग सारे किसान साल में 2 फसल उगाते हैं, लेकिन कुछ किसान साल में तीसरा फसल भी उगाते हैं. तीसरा फसल आलू के तौर पे उगाते हैं. लगभग ये 15 से 20 साल के बीच ये पोटैटो को तीसरा फसल के रूप में उगाया जाने लगा है. द फॉलोइंग टेबल 1.1 देखिए, यहाँ एक टेबल दिया गया है. सोज द लैंड अंडर कल्टीवेशन. इससे पता चलता है कि कल्टीवेशन के लिए कितना लैंड फिक्स किया गया है. In India, in units of million hectares, plot this on the graph provided. What does the graph show? Discuss in class. देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है. कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स. कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स. Here you can see this graph. Okay. In this you will see that in 1950 120 मिलियन हेक्टेयर, मतलब पालमपुर की जो कल्टिवेटेड लैंड है, कल्टिवेटिंग लैंड है, वो कितना है? 1950 में 120 मिलियन हेक्टेयर, 1960 में 130 मिलियन हेक्टेयर, 1970 में 140 हेक्टेयर, मतलब 140 मिलियन हेक्टेयर. और वैसा करके आप 2008 तक का ये रिकॉर्ड है कि 2008 तक आपको 140 हेक्टेयर ही, यानी 1970 के बाद उस लैंड का इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, अर्थात फसल उगाए जाने वाली भूमि को बढ़ाया नहीं गया है. ठीक है, तो अब दिस इज द मैटर फॉर थिंकिंग दैट in 50 years the population must have been increased, but what about the production in the limited area? How could they get enough crops, enough production to satisfy the need of that village? Is it important to increase the area under irrigation? Why? क्या ये जरूरी है इरिगेशन के लिए एरिया को बढ़ाना? अगर है तो क्यों? यू हैव रेड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर. आपने पालमपुर में उगने वाले उपज होने वाले क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है. फिल द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन. ये एक्टिविटी यू हैव टू डू योर सेल्फ, आपको खुद करना है. देखेंगे कि फॉर हायर yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. देखिए, yield क्या होता है? yield हम परिणाम बोलते हैं, उपज बोलते हैं. तो कहता है कि yield is measured, yield मापा जाता है as crop produced, जो हमें क्रॉप्स उत्पादित होता है, जो उत्पादित क्रॉप्स है उसको हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. एक ही लैंड में एक सीजन में जितना फसल आया वही उसका yield हुआ. टिल द मिड 1960s, 1960 के बीच में द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो yields. 1960 या उससे पहले की अगर बात करें तो जो उपज होती थी, किस चीज़ का? फसल की जो उपज होती थी पालमपुर में, वो उसमें जो बीज का इस्तेमाल किया जाता था वो ट्रेडिशनल सीड्स थे, पारंपरिक बीज. इसका मतलब क्या है पारंपरिक बीज से? अर्थात हमने गेहूं का खेती किया और गेहूं एज ए प्रोडक्शन हमें प्राप्त हुआ, उसमें से खाने के लिए रख लिए, फिर उसी गेहूं का हम बीज के रूप में इस्तेमाल किए, अर्थात उसी को हमने सो कर दिया फील्ड में. तो ट्रेडिशनल सीड्स थे. नीडेड लेस इरिगेशन, उसमें इरिगेशन भी कम करने की ज़रूरत पड़ती थी, उसको सींचना कम पड़ता था. किसको? ट्रेडिशनल सीड्स को. फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्यूअर एज फर्टिलाइजर्स.
जो किसान थे वो सिंचाई भी कम करना पड़ता था। खाद जो वो प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल करते थे। कैसे खाद थे वो? जैसे काउ डंग एंड अदर नेचुरल manures as fertilizers. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. ये उनको आसानी से प्राप्त हो जाता था और इसलिए उन्हें खाद पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती थी, उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s, जब 1960 के अंत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, मतलब हरित क्रांति हुई, इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज HYVs। आप जानते हैं कि 1960 में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति के बारे में आप लोग सुने होंगे कि हरित क्रांति में गेहूं और चावल के खेतों को विशेष पैदावार के लिए अप्लाई किया गया था। यही मोटो था ग्रीन रेवोल्यूशन का। क्या मोटो था? कि गेहूं और चावल के उत्पादन अधिक से अधिक किया जाए, उसके लिए न्यू टेक्निक्स या न्यू टेक्नोलॉजी जो भी ज़रूरत थी उसको अप्लाई किया जाता था। न्यू टेक्निक के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया? इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज, यानी HYV ऑफ सीड्स, यानी सीड्स। अब जो ट्रेडिशनल सीड्स 1960 से पहले जो बोया जाता था वो अब क्या हो गया? हमारे पास अवेलेबल हो रहा है HYV, यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स। इसका क्या खासियत था? कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। एक ही प्लांट पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल को प्राप्त किया जा सकता था। ग्रेन को मतलब दाने, जो अनाज थे वो ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता था। ठीक है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स दैन वॉज पॉसिबल अर्लियर। अब जो ट्रेडिशनल सीड का इस्तेमाल करके जो अनाज हमें पैदावार करते थे किसान लोग, उससे ज़्यादा, मतलब यू कैन से ट्वाइस एंड थ्राइस, 2-3 गुना ज़्यादा अनाज उपज होने लगे। एक ही उतना ही लिमिटेड लैंड में ज़्यादा यील्ड होने लगता है। HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. अब ये तो हमको पता चल गया कि भाई जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उससे ज़्यादा यील्डिंग मिल रहा है हमें। किससे ज़्यादा यील्डिंग हमें मिल रहा है? वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है? किसान के लिए थोड़ा टफ भी है। ये टफ इसलिए है कि जब वो ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करते थे अपने खेतों में, तो उसमें जो है नेचुरल फर्टिलाइजर्स अर्थात मैन्योर का इस्तेमाल करते थे, वो खरीदना नहीं पड़ता था, बीज उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। परंतु अब उन्हें खरीदना पड़ रहा है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड भी खरीदना पड़ रहा है जो कॉस्टली आता है। फिर उसको बहुत ज़्यादा इरिगेट करने की आवश्यकता है, ज़्यादा पानी पटाने की, महंगे खाद की आवश्यकता है, चूँकि मैन्योर नहीं, उसके लिए जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जरूरी हो गया। हालांकि अगर आज की बात करें हम लोग 2020 की, तो इन दिनों तो आपको 100% आप किस तरह के केमिकल का इस्तेमाल देखते हैं खेती करने में, फार्मिंग में। आप देखते हैं कि टोटली chemical fertilizers are used in order to produce higher amount of grains. So ये costly है, इसलिए कहते हैं कि खेती अर्थात किसानी अब सस्ता नहीं रहा, किसानी भी अब महंगा हो गया। If you want to grow, if you want to cultivate more piece of land, then you must have a handsome amount of money to invest, to buy fertilizers, to buy higher quality of seeds. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. देखिए, किसान की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के जो किसान हैं, उन्होंने सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था
किसका? मॉडर्न फार्मिंग का मेथड इन इंडिया। भारत में मॉडर्न फार्मिंग का स्टार्ट किसने किया था, शुरुआत किसने की? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ लोग, कुछ किसान, पंजाब और हरियाणा के किसान। द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। इन लोगों ने क्या किया? ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया इरीगेशन के लिए, बोरिंग का इस्तेमाल किया, पहले कुएं से होती थी सिंचाई। एंड मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, और उन लोगों ने ही सर्वप्रथम हाई एल्डिंग वैरायटी सीड का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया। एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कीटनाशक, कीटनाशक जो कि पेड़ पौधे में जो हमारे क्रॉप्स में लग जाते हैं और डैट रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, वो प्लांट और उसके एल्ड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो उस पेस्टिसाइड को उन वायरसेस को, उन पेस्टीज को पेस्टिसाइड्स द्वारा मारा जाता है। ओके, द फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर्स। इन लोगों ने नई टेक्निक का इस्तेमाल किया, जो ट्रैक्टर्स, थ्रेसर और आज हम लोग देखते हैं, ये 1960 से पहले नहीं था। देन यू कैन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट वुड बी फॉर दोज फार्मर्स who were able to grow food grains without the technology that we are using today, which made plowing and harvesting faster। जिससे क्या हुआ? जुताई और कटाई सब रफ्तार में चला। They were rewarded with high yields of wheat, और परिणाम क्या हुआ कि उन्हें बहुत अच्छे पैदावार मिला, मतलब उपहार के रूप में उन्हें अच्छा पैदावार मिला। In Palampu, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 1300 अर्थात 1 क्विंटल 30 kg पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में उन्हें प्राप्त होता था। और विद द 13 kg 1300 kg मीन्स 13 क्विंटल, 13 क्विंटल उन्हें 1 हेक्टेयर में प्राप्त होता था। विद द HYV सीड्स, किसके द्वारा? HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड के द्वारा। द yield वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टेयर, ये 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक गया। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन of wheat, farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the markets। अब उनके पास ये अनाज की सरप्लस हो गई। सरप्लस कहने का मतलब कि जितना ज़रूरत आपको पूरे साल में खाने के लिए, उसके बावजूद जो बचता है अनाज, that is your surplus amount of grain that you can sell in the market to gain cash amount of money। What is the difference between multiple क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड? ये आप जो पीछे पढ़ाया गया इसे आप कर लेंगे इसको। द फॉलोइंग टेबल सोर्स, टेबल को आपको ही देख लेना है। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें मैं बताने जा रहा हूँ और ये है, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। विल द लैंड सस्टेन, क्या जैसे हम इतना फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का नहीं बल्कि हम लोग जो पेस्टिसाइड्स या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हमारा भूमि जो है वो सस्टेन कर पाएगा, वो जीवित रह पाएगा? क्या उसमें हम और ज़्यादा क्रॉप्स को कितने दिन तक, कितने लंबे समय तक हम उसमें उपज कर सकते हैं? क्या कोई उसका नुकसान है या नहीं? इसको पढ़ते हैं। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, देखिए लैंड जो क्या है वो प्राकृतिक स्रोत है। इट इज़ प्राकृतिक स्रोत होने के वजह से इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़, इसके प्रयोग में हमें बहुत ही सावधान होना चाहिए। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base। हमारा साइंटिफिक रिपोर्ट जो है, वैज्ञानिक रिपोर्ट ये सूचित करता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मिंग जो है, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, जो हम नई तकनीक से किसानी कर रहे हैं, ये हमारे नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर ले रहा है। इन मेनी एरियाज, बहुत सारे क्षेत्रों में ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आया, ग्रीन रेवोल्यूशन अर्थात हरित क्रांति, हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में हमें हरित क्रांति का इस्तेमाल करके हम पैदावार तो बहुत अच्छा कर लिए, लेकिन उसमें जो हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं,
increased use of chemical fertilizers, also continuous use of groundwater from tube well irrigation has reduced the water table below the ground। अब देखिए बहुत ज़्यादा पानी जो हम सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नीचे पानी की मात्रा कम हो रही है, क्यों? बिकॉज दैट इज नेचुरल रिसोर्स, वंस इफ वी यूज्ड इट वुड बी completely destroyed। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years। Once destroyed, it is very difficult to restore them। एक बार ये अगर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अगर डिस्ट्रॉयड हो गया तो ये बहुत ही मुश्किल है इसको रीस्टोर करना, मतलब इसको पुनः वापस लाना बहुत मुश्किल है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि भविष्य में भी हम खेती को, एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से कर पाए। इस वजह से हमें बड़ी ध्यानपूर्वक अभी मॉडर्न यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे करना चाहिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। अब अगले वीडियो में कुछ देखेंगे, बाकी आप लोग पढ़ते रहें।